गुड इवनिंग एवरीवन। इस क्लास में हम बात करेंगे कोटा यूनिवर्सिटी के सिलेबस और एग्ज़ाम स्कीम की। तो आज का जो डिस्कशन का पॉइंट है वो है बीए पार्ट थर्ड ज्योग्राफी का एग्ज़ाम का स्कीम और इसके दोनों पेपर्स का सिलेबस। तो जैसा कि आपका बीए पार्ट 1 और 2 में सिलेबस था, स्कीम था एग्ज़ाम का, सेम है। हमें यहाँ पर भी 3 पेपर हैं, पेपर 1, पेपर 2 और थर्ड पेपर है आपका प्रैक्टिकल। पेपर 1 है आपका विश्व का भूगोल, वर्ल्ड ज्योग्राफी। सेकंड पेपर जो है आपका वो है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, भारत का भूगोल। दोनों ही इसमें रीजनल पेपर्स हैं, मतलब रीजनल ज्योग्राफी पे फोकस्ड है ये पेपर बीए पार्ट थर्ड। और तीसरा है आपका प्रैक्टिकल। एग्ज़ाम स्कीम सेम रहेगी। थ्योरी के पेपर जो हैं वो 75 मार्क्स ईच हैं, 75 मार्क्स ईच। तो टोटल आपके थ्योरी के हो गए 150 नंबर। उसमें से आपको पासिंग मार्क्स चाहिए होते हैं 54। दोनों पेपर में मिला के आपको पासिंग मार्क्स चाहिए होते हैं 54। तीसरा जो पेपर है आपका प्रैक्टिकल, जिसमें आपकी फील्ड सर्वे और फाइल वगैरह सब हैं, सेम ही रहेगा। सिलेबस में थोड़ा चेंज है, टॉपिक चेंज है। 6 घंटे का पेपर है, जैसा कि आपका सेकेंड ईयर में भी होता था। और इसमें मिनिमम पासिंग मार्क्स आपको चाहिए होते हैं 18 मार्क्स चाहिए आउट ऑफ 50। तो अभी हम बात करेंगे केवल थ्योरी पेपर्स की। पहला पेपर आपका विश्व का भूगोल और दूसरा पेपर आपका भारत का भूगोल। तो इनका सिलेबस देखते हैं क्या है, उसके बाद में हम डिटेल स्टार्ट करेंगे। तो जो पहला पेपर है आपका विश्व का भूगोल, इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे आपके वो इन 5 यूनिट से आएंगे, 5 इकाइयों से आएंगे। सेम 5 इकाइयाँ हैं और एग्ज़ाम का जो पैटर्न है सेम है। 3 सेक्शन में डिवाइड रहेगा आपका एग्ज़ाम, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो जो सेक्शन ए आता है, जिसमें आपके शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, जिनके आंसर्स आपको 20 शब्दों में लिखने होते हैं। ऐसे आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन का जो आपका मार्क्स होगा वो 1 नंबर होगा। मतलब 10 नंबर के क्वेश्चन आपके सेक्शन ए से आएंगे और इसमें प्रत्येक यूनिट से आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो टोटल आपके 10 क्वेश्चन हो जाएंगे। सेक्शन जो बी है उसमें आपको आंसर्स 250 वर्ड में देना होता है, 250 वर्ड्स में देना होता है। इसमें प्रत्येक सेक्शन से आपको 2 क्वेश्चन आएंगे, जिनमें से आपको 1 अटैम्प्ट करना है। तो ऐसे हर सेक्शन से आपको 1-1 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। तो ये आपके 5 क्वेश्चन जो अटैम्प्ट करने होंगे वो सेक्शन बी से करने होंगे। और जो तीसरा सेक्शन है, इसमें आपको 5 यूनिट से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न होते हैं। कोई भी 5 यूनिट से आपको 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन 4 में से आपको कोई 2 अटैम्प्ट करने हैं। और ये जो क्वेश्चन हैं, इनकी वर्ड लिमिट होती है आपकी 500 शब्द। तो विश्व के भूगोल के सिलेबस की बात करते हैं। तो अच्छा, एक इसमें देखने लायक बात यह है कि इसमें आपके जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे वो कॉन्टिनेंट स्पेसिफिक होंगे, किसी कंट्री स्पेसिफिक नहीं होंगे। जैसे देखते हैं एशिया। तो एशिया में आपको ऐसा नहीं पूछेगा कि एशिया में भारत का रिलीफ स्ट्रक्चर बताओ, भारत का रिलीफ बताओ या भारत का ड्रेनेज या अपवाह प्रणाली बताओ। वो पूरे एशिया का इन जनरल क्वेश्चन आएगा। तो उसी के हिसाब से हमें देखना है। तो एक बार मोटा मोटा डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या इसमें आपके सिलेबस में टॉपिक्स हैं। तो पहली यूनिट जो है वो है आपकी वर्ल्ड एज ए होल, मतलब विश्व का एज ए होल देखना है, पूरे वर्ल्ड लेवल पे देखना है। इसमें मेजर फिजिकल फीचर्स देखने हैं, कौन कौन से रिलीफ स्ट्रक्चर्स, कौन कौन से फिजिकल फीचर्स हैं, पर्वत, पहाड़, मैदान, नदियाँ, वर्ल्ड एज ए होल, पूरा वर्ल्ड का पर्सपेक्टिव में देखना है। उसमें आपको देखने हैं रिवर्स, क्लाइमेटिक रीजन्स, नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक वनस्पति, मृदा, एग्रीकल्चर टाइप्स, कृषि प्रदेश कौन कौन से हैं और औद्योगिक प्रदेश कौन कौन से हैं, और ट्रांसपोर्टेशन में लैंड, वाटर और एयर। ये ऑलरेडी हमने बीए सेकेंड ईयर में जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी है उसमें थोड़ा बहुत पढ़ लिया है। तो उसको हम और थोड़ा डिटेल से सेक्शन 1 में पढ़ेंगे। इसके बाद में कॉन्टिनेंट वाइज देखना है यही सब चीज़ों को। तो पहले एशिया देखना है। एशिया में पहले फिजिकल फीचर्स देखने हैं, जिसमें पहला आ गया आपका रिलीफ या उच्चावच, फिर आ गया अपवाह प्रणाली, फिर वहाँ की जलवायु, और ये नेचुरल वेजिटेशन या प्राकृतिक वनस्पति। इसके बाद में मृदाएँ,
कौन कौन सी मृदाएँ कौन कौन से देश में किस प्रकार की मृदा है और वहाँ पर वो क्यों विकसित हुई हैं, मतलब उनका वितरण क्या है। उसके बाद में है स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या का स्थानिक वितरण। ये भी हमने बीए सेकेंड ईयर में जो आपका फर्स्ट यूनिट है मानव भूगोल वाला, मानव आर्थिक भूगोल में, उसमें हमने वैसे तो पढ़ लिया, लेकिन इसको हम फिर एशिया के पर्सपेक्टिव में पढ़ेंगे। इसके बाद में इकोनॉमिक बेस, आर्थिक आधार क्या है एशिया का, उसमें एग्रीकल्चर देखना है, मिनरल्स देखना है, पावर रिसोर्सेज देखना है और उद्योग देखना है। तो बेसिकली वही है जो मानव एवं आर्थिक भूगोल में हमने पढ़ा था, उनको डिटेल में हमें एशिया स्पेसिफिक पढ़ना है। उसके बाद में सेम चीज़ें हमें यूरोप के लिए पढ़नी है। उसके बाद में उत्तरी अमेरिका के लिए हम यही सब चीज़ों को पढ़ेंगे। बेसिकली जो आपका बीए सेकेंड ईयर का आर्थिक भूगोल था, उसी का ही थोड़ा सा एनलार्ज वर्जन हम पढ़ेंगे विश्व के भूगोल में कॉन्टिनेंट स्पेसिफिक होकर। उसके बाद में जो आपका फिफ्थ यूनिट है, लास्ट यूनिट है जो, उसमें है 3 सदर्न कॉन्टिनेंट्स, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। इनको भी उसी आधार पर पढ़ना है। तो उन्होंने एक साथ दे दिया तीनों को। वही रिलीफ देखना है, उनका उच्चावच देखना है, वहाँ पर अपवाह प्रणाली कैसी है वो देखना है, वहाँ की जलवायु कैसी है वो देखना है, प्राकृतिक वनस्पति, मृदा और जनसंख्या का स्थानिक वितरण कैसा है वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। उसके बाद में फिर वही आर्थिक आधार, वहाँ पर कृषि, खनिज, ऊर्जा संसाधन और उद्योगों का क्या वितरण है और क्या कौन कौन से उद्योग हैं वहाँ पर, या जो वहाँ पर औद्योगिक प्रदेश हैं, उनका हम इसमें अध्ययन करेंगे। तो इसमें ध्यान ये रखना है कि हमें कंट्री स्पेसिफिक नहीं होना है, हमें कॉन्टिनेंट स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हमें थोड़ा सा ब्रॉड लेवल पे इनको देखना है। तो ये हो गया आपका पेपर 1। जो नेक्स्ट जो पेपर है आपका, वो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है, भारत का भूगोल है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। तो सेकेंड ईयर में हमने पढ़ा था राजस्थान का भूगोल। सेम टॉपिक्स सेम हेड्स में कवर करेंगे हम भारत के लिए। सेम जो है जैसे इसमें भी सेम रहेगा मार्किंग आपका। छोटे क्वेश्चन सेक्शन ए, उससे बड़े 250 वर्ड्स के क्वेश्चन सेक्शन बी से, और सेक्शन सी से आपके 500 शब्दों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहले सेक्शन से आपको 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, दूसरे से 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और तीसरे से आपको 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। सो यूनिट 1 है आपका, उसमें भारत की अवस्थिति, भारत की इम्पोर्टेंस, भारत की महत्ता इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी एशिया के संदर्भ में भारत की क्या महत्ता है वो हम देखेंगे। यूनिटी विद इन डाइवर्सिटी, विभिन्नता में एकता जो भारत की विशेषता है उसके बारे में बात करेंगे। कौन कौन से फैक्टर है जो भारत को विविधता में एकता प्रदान करते हैं। इसके बाद में हम देखेंगे भारत के उच्चावच, भारत की अपवाह प्रणाली, भारत का क्लाइमेट, मॉनसून जिसमें होगा, मॉनसून के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। मॉनसून के पूरा जो प्रोसीजर है वो देखेंगे, उसको प्रभावित करने वाले कारक देखेंगे, और ये देखेंगे कि मॉनसून का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, और मॉनसून से रिलेटेड कुछ रीसेंट फिनोमिना भी हम इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद भारत में पाई जाने वाली मृदाएं, इसको ऑलरेडी हमने सेकेंड ईयर में पढ़ लिया है, बट फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे। और भारत की प्राकृतिक वनस्पति और जो वन्य जीव हैं, वाइल्ड लाइफ है, सेंचुरीज, बायोस्फीयर, उनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। जो सेकंड यूनिट है आपकी, वो उसमें 2 हैं, एक है कृषि और दूसरा है खनिज और ऊर्जा संसाधन। तो कृषि में कौन कौन से मेजर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हमारे यहाँ होते हैं उनको पढ़ना है। उसमें आपको कमर्शियल क्रॉप्स पढ़नी है, और जो नॉर्मल खाद्यान्न है उनके बारे में पढ़ना है। तो इसमें आपको है वीट, राइस, शुगरकेन, टी, कॉफ़ी, रबर और कॉटन, इनके बारे में हमें पढ़ना है। इसके बाद में भारत के कृषि प्रदेश का जो वर्गीकरण है वो पढ़ेंगे। हरित क्रांति का भारत की कृषि उत्पादकता पर क्या प्रभाव पड़ा है, पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा है, क्या पॉजिटिव्स हैं इसके, क्या नेगेटिव्स हैं। इसने भारत की अर्थव्यवस्था को किस हद तक आत्मनिर्भर बनाया है, या किस सीमा तक इसने पर्यावरण को
प्रदूषित किया है, वो सब हम इसके प्रोज एंड कॉन्स सब पढ़ेंगे। और जो अभी चल रहा है हरित क्रांति का जो नया फेज जो जिसके बारे में बात कर रहे हैं कि हरित क्रांति को कैसे और एरियाज़ में एक्सटेंड किया जाना चाहिए, उसके बारे में इसमें हम देखेंगे। फिर आपके आएंगे मिनरल्स और पावर रिसोर्सेज, अर्थात खनिज और ऊर्जा संसाधन। खनिज और ऊर्जा संसाधन में उन प्रमुख खनिज और ऊर्जा संसाधनों का वितरण पढ़ेंगे, उनका उत्पादन पढ़ेंगे और उनका संरक्षण कैसे किया जाएगा या कैसा किया जा रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे। इससे रिलेटेड यदि कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी है तो उसकी भी हम बात करेंगे। जो यूनिट 3 है आपकी, उसमें 2 चीज़ें हैं, पहला है उद्योग और दूसरा है उसमें परिवहन। तो उद्योग में जो उद्योग हमें पढ़ने हैं वो है आयरन और स्टील, लोहे एवं इस्पात उद्योग, उसके बाद में टेक्सटाइल्स, पेपर एंड पल्प, केमिकल फर्टिलाइजर्स, सीमेंट। इनको पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि ये उद्योग हैं, ये किस प्रकार के उद्योग हैं तथा इन उद्योगों की अवस्थिति के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं या उत्तरदायी हैं। यदि हमें ये पता लग जाएगा कि इन उद्योगों की अवस्थिति के लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं, तो हम ये बता सकते हैं कि ये उद्योग कौन से क्षेत्रों में अवस्थित होंगे या इनका जो कंसंट्रेशन है वो कौन से क्षेत्रों में ज़्यादा पाया जाएगा। इसके बाद हम भारत में जो इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं, औद्योगिक प्रदेश हैं, उनका एक सामान्य वर्गीकरण देखेंगे। उसके बाद में है ट्रांसपोर्टेशन में जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, उसमें आपका लैंड, एयर और वाटर, तीनों हम देखेंगे। और इसमें वाटर में हम इंलैंड वाटर्स भी देखेंगे। और इसके बाद में आता है इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हम देखेंगे कि भारत से कौन सी प्रमुख वस्तुओं का एक्सपोर्ट होता है, कौन सी प्रमुख वस्तुओं का इंपोर्ट होता है, आयात निर्यात दोनों देखेंगे। साथ ही ये देखेंगे कि भारत के मेजर जो ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं या जो प्रमुख देश जहाँ पर भारत आयात या निर्यात करता है वो कौन कौन से हैं। अगली इकाई है वो है आपकी पॉपुलेशन, जनसंख्या। तो जनसंख्या में सारे एस्पेक्ट्स देखेंगे। जनसंख्या की वृद्धि दर क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी बताएंगे आपको। उसका वितरण देखेंगे, जनसंख्या घनत्व के बारे में बात करेंगे। अर्बन रूरल डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या का क्या अनुपात है तथा ये कैसे बदल रहा है, किस तेज़ी से बढ़ रहा है, वो हम देखेंगे। नगरीकरण होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, नगर क्या है, उसको हम इसमें डिस्कस करेंगे। साथ ही पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या विस्फोट के बारे में बात करेंगे कि जनसंख्या विस्फोट होता क्या है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, जो जननांकीय संक्रमण सिद्धांत है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी है, उसके फेजेस के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से उसमें चरण है वो बताएंगे आपको। साथ ही हम इसमें देखेंगे कि भारत अभी जनसंख्या संक्रमण के कौन से चरण में है। इसके बाद में हम देखेंगे पॉपुलेशन की प्रॉब्लम्स क्या हैं, पॉपुलेशन के द्वारा क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। या हम इसमें ये भी देखेंगे कि जनसंख्या क्या हमेशा एक प्रॉब्लम ही होती है या वो भी एक रिसोर्स है। तो जनसंख्या एज ए रिसोर्स भी हम देखेंगे। इसमें हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करेंगे, जनसांख्यिकीय लाभांश की बात करेंगे। ये बताएंगे आपको कि उसको प्राप्त करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या क्या कर रही है। साथ ही पॉलिसीज़, जो हमारी जनसंख्या पॉलिसी है, जनसंख्या नीति है और जो नियोजन है उसके बारे में हम बात करेंगे। जो सबसे लास्ट यूनिट है वो है आपका कॉन्टेम्प्रेरी इश्यूज़। कॉन्टेम्प्रेरी इश्यूज़ में हम कुछ रिसेंट इश्यूज़ देखेंगे, जैसे रीजनल डिस्पैरिटी, जो आपकी क्षेत्रीय डिस्पैरिटी है उसके बारे में हम बात करेंगे। गरीबी के बारे में बात करेंगे, गरीबी को मेज़र करने के तरीके बताएंगे, कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं जिसके आधार पर हम ये सब करते हैं वो बताएंगे। एब्सोल्यूट पॉवर्टी की बात करेंगे, रिलेटिव पॉवर्टी की बात करेंगे और जो भी रिसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं पॉवर्टी एलिवेशन के लिए उनकी हम बात करेंगे। उसके बाद में हम बताएंगे ग्लोबलाइजेशन के बारे में, एलपीजी रिफॉर्म्स के बारे में। इसमें नेक्स्ट होगा आपका इम्पैक्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑन एनवायरनमेंट, जो आपका विकास हुआ है उसका एनवायरनमेंट पर क्या प्रभाव पड़ा है, पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा है। इसी सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे कि जो डेवलपमेंट है वो ग्रोथ से कैसे अलग है।
तो जो डेवलपमेंट की वजह से एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस हुए हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। इंडिया की एनवायरमेंटल पॉलिसी जो है 1986 ईपीए जो है उसके बारे में थोड़ा शॉर्ट में बताएंगे। साथ ही कुछ रीसेंट पॉलिसीज़ के बारे में बताएंगे जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को कम करने के लिए लाई गई हैं। इसके साथ ही सामाजिक और जो एथनिक टेंशन है वो क्यों है ये बताएंगे। जैसे अब हमने पहले यूनिट में हम पढ़ रहे हैं कि यूनिटी विद इन डाइवर्सिटी, विभिन्नता में एकता। तो कई बार जो आपकी एथनिक ये इसको विभिन्नता में एकता को अचीव करने के लिए जो आपकी सोशल और एथनिक टेंशन है इसको कम करना होता है। तो इसके बारे में बात करेंगे कि क्या डाइवर्सिटी है और इसकी वजह से क्या आपके सोशल, सामाजिक और जो जनजातीय तनाव उत्पन्न हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं। साथ ही हम बात करेंगे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की, लैंगिक विभेद जो है वो उसकी बात करेंगे। पॉपुलेशन में भी हम ये सब इस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात करेंगे। साथ ही एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, महिला सशक्तिकरण की बारे में हम बात करेंगे कि महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता क्यों है और वर्तमान में इसकी क्या स्थिति है, तथा महिला सशक्तिकरण के लिए कौन कौन से स्कीम्स, कौन कौन से जो आपके प्लान हैं वो सरकार द्वारा लाए गए हैं। इसमें विभिन्न सरकारी योजनाओं की हम बात करेंगे। थैंक यू।